हेलो स्टूडेंट, अगेन यूर मोस्ट वेलकम ऑन द केमिस्ट्री प्लस एकेडमी। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल के बारे में। तो वह हमने 5 पार्ट पूरे कर लिए थे एल्कोहल की। आज हम 6 पार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद PCl3। तो देखिए PCl3 का मीन्स क्या होता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसकी हम बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जब रिएक्शन करता है एल्कोहल के साथ तो वेरी वेरी सिंपल टाइप की रिएक्शन होती है इसके अंदर, और वेरी कॉमन रिएक्शन है ये। तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो आप देखिए PCl3 का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो फॉस्फोरस के साथ 3 Cl अटैच है। Cl पे चार्ज होता है माइनस, P पे चार्ज क्या होता है प्लस होता है। तो 3 Cl माइनस है तो P पे चार्ज क्या रहेगा, प्लस का 3 रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 माइनस है। अब एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल में हम बात करें CO बॉन्ड क्लीवेज की, तो मतलब हमने कल डिस्कस किया था ये ROH की बात कर रहे थे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। आर में यहाँ कौन है, एल्काइल। एल्काइल मीन्स क्या होगा, कार्बन होगा। यहाँ CO बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। CO बॉन्ड ब्रेकिंग वाली हम बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे तो R पे चार्ज क्या रहेगा, पार्शियली पॉजिटिव। OH पे चार्ज क्या रहेगा, पार्शियली नेगेटिव रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक एल्कोहल में एक प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे 3 Cl माइनस है तो आपको 3 प्लस रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करेंगे, एक PCl3 जो मॉलिक्यूल होता है वो 3 जो अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और लास्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर R प्लस होगा, Cl माइनस होगा, तो क्या फॉर्म होगा, RCl। RCl यहाँ पर क्या है, हेलो एल्केन मीन्स क्लोरो एल्केन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो अब आप R एल्काइल ग्रुप को चेंज करके आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। R का वैल्यू आप मिथाइल कर सकते हैं, R का वैल्यू आप इथाइल कर सकते हैं, और भी R का वैल्यू आप चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट हेलो एल्केन गेन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर OH माइनस कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर एक है, P प्लस 3 हो गया। तो P जो है 3 OH से कनेक्ट होकर क्या बनाएगा, POH3। इसको हम H3PO3 भी कह सकते हैं। इसको हम कहेंगे फॉस्फोरस एसिड। क्या कहेंगे, फॉस्फोरस एसिड कहेंगे। तो इस टाइप से ये PCl3 के साथ रिएक्शन होती है। अब देखिए PCl5 के साथ बात करें तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि PCl5 में 5 Cl माइनस है तो इसमें 5 ROH या अल्कोहल मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं होता इसमें। क्योंकि जब आप इसमें 5 ROs लेते हो ना तो उस कंडीशन में क्या होता है कि OH माइनस 5 आते हैं। तो ये जब P के साथ अटैच होता है तो POH5 ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपको 5 अल्कोहल मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल एक PCl5 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। कैसे देखिएगा, इसको आप इस टाइप से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ये है अल्कोहल, ये आपका है PCl5, तो क्या करोगे, HCl यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से क्या होगा, RCl। तो देखिए RCl मीन्स क्लोरो एल्केन या फिर हेलो एल्केन बोल सकते हैं इसको हम। और यहाँ पर क्या HCl है। अब साथ में क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं फॉस्फोरस की 2 वैलेंसी यहाँ फ्री हुई है, और यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन है, इसकी 2 वैलेंसी है, दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनेगा, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। इस टाइप से इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। तो PCl5 के साथ PCl3 के साथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इजी भी है, एग्जाम्स में कई बार पूछते हैं। ओके, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आप रिएक्शन देखिएगा वो आपका है SOCl2। SOCl2 का नेम जो होता है थायोनिल क्लोराइड। तो SOCl2 की जो रिएक्शन होगी वो जस्ट लाइक PCl5 की तरह होगी, बस इतना ही फर्क है, अपने यहाँ पे SOCl2 लिया, वहाँ पे क्या लिया, PCl5 लिया था। बाकी सारा प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रिएक्शन होती है वो होगी पिरिडिन की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पिरिडिन कैटलिस्ट होता है, और इस प्रोसेस में भी क्या बनते हैं, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस का जो नेम होता है, दिस इज द डार्जन प्रोसेस। ओके, एग्जाम में कई बार ये डार्जन प्रोसेस के नेम से भी आती है, कई बार थायरोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई अल्कोहल की, इस नाम से भी आती है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर पर। बाकी वेरी वेरी सिंपल एंड कॉमन रिएक्शन है। तो देखिएगा वही ROH है, वही क्या SOCl2 है। यहाँ पर क्या होगा, RCl का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन होगा, वही यहाँ पर क्या बन रहा है, SO2 बन रहा है। तो आप RCl, SO2 और HCl, तो इस टाइप से क्या होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए कि फिर ये R के वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो, तो कई बार आप मिथाइल लोगे, कई बार आप इथाइल लोगे, कई बार प्रोपाइल लोगे। तो R के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके आप इसके अंदर ये रिएक्शन करवा सकते हैं। उस टाइप से आप हेलो एल्केन को गेन कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है, वेरी इजी है, सिंपल सी है। इतना ध्यान रखें, इस प्रोसेस का नाम डार्जन प्रोसेस है, और यहाँ पिरिडिन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है। ओके, नाउ इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं कि क्या इसका मैकेनिज्म होता है, किस टाइप से रिएक्शन होती है। तो वो भी इतना कोई टिपिकल इसमें नहीं है, सिंपल सा मैकेनिज्म में देखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि यहाँ पर OH
कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे तो H पे चार्ज आएगा प्लस, O पे चार्ज क्या आएगा माइनस आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर Cl ये माइनस है SOCl2 का, तो Cl माइनस H और प्लस ये आपस में रिएक्शन करेंगे, इससे क्या बनेगा HCl का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो SOCl का जो ग्रुप है ये क्या करेगा, यहाँ इस ऑक्सीजन पर आके अटैच हो जाएगा। अब देखिए इसमें फर्दर रिएक्शन क्या होती है, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा तो आपको पता है इस पे चार्ज क्या आएगा प्लस आएगा, लेकिन इस प्लस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से जो क्या होता है RO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होते हैं और यहाँ पर क्या बन जाता है बॉन्ड बन जाता है। जब यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा SO2, तो SO2 बाहर निकल गया, साथ में Cl माइनस ये बाहर निकल गया यहाँ से, और ये यहाँ पे क्या R प्लस यहाँ पे अवेलेबल है। अब क्या होगा कि जो R प्लस है ये Cl माइनस है, ये क्या करेंगे आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा RCl, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हुआ इसका मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड कैटेगरी की रिएक्शन जो है एल्काइल एंड OH ग्रुप की रिएक्शन। हमने अभी तक दो कैटेगरी पढ़ी है, OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन, CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन, साथ में हम बात कर रहे हैं एल्काइल और OH ग्रुप की रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला इसका डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण। यहाँ पर क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये भी क्या है बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार इसको पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन होता क्या है। डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालोगे, और इसके लिए आपको एक रेजेंट काम में लेते हैं, उस रेजेंट का नेम होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या इसको बोलते हैं निर्जलीकारक पदार्थ। निर्जलीकारक जो कोई भी अभिक्रमक है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, और जब भी आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है एल्कीन या फिर क्या बनेगा ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो जनरली इसमें क्या होती है रिएक्शन डिपेंड करती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ कौन कौन से निर्जली कारक आप यूज कर सकते हैं वो आप देखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि निर्जली कारक होते क्या है, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते क्या है, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। तो आप लिख सकते हैं, देखिए जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, H3PO4 जो फॉस्फोरिक एसिड है, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, Al2O3 जो एल्यूमिना है, ये सारे के सारे क्या होते हैं निर्जली कारक होते हैं। इनकी प्रेजेंस में आप किसी भी मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का जो एलिमिनेशन हो जाता है। तो पहले हम जो बात करते हैं इसका वो लेंगे प्रोटोनिक एसिड द्वारा निर्जलीकरण, या प्रोटोनिक एसिड से आप डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं। तो प्रोटोनिक एसिड कौन कौन से ऐसे एसिड जहाँ पे प्रोटॉन अवेलेबल हो, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो सकता है, H3PO4 अभी मैंने देखा था फॉस्फोरिक एसिड है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। और जनरली ध्यान दें जब आप इस रिएक्शन को 433 to 443 ये एक टेम्परेचर फिक्स देखिएगा, इस टेम्परेचर पे क्या होती है एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं कि जब अल्कोहल को जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर जो हीट करते हैं तो ही एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ देखिए इस एल्कोहल में कंडीशन होनी चाहिए कि ऐसे एल्कोहल जहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एटम हो। बीटा हाइड्रोजन एटम का मीन्स क्या होता है इसको आप थोड़ा देखिएगा। सपोज ये आपका एल्कोहल है, ठीक है, ये तो जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा, और अल्फा के जो पास वाला कार्बन कौन सा होता है बीटा, और बीटा कार्बन पे यदि H अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो क्या होगा इससे तो निकलेगा H, इससे निकलेगा OH, तो इससे क्या बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, यदि बीटा हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है एल्कोहल के अंदर तो उसी से H एटम बाहर निकलेगा, इसलिए इसका नेम क्या होता है बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन भी कहते हैं। और ये जो एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, देखो एक मॉलिक्यूल मीन्स इसमें दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोहल का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन मीन्स अंतः आणविक निर्जलीकरण, इसको हम बोलेंगे अंतः आणविक मीन्स एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन की बात करते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ये भी लेंगे कि कौन सा एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन के लिए। आपको पता है एल्कोहल भी बहुत सारे होते हैं, 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है और 3 डिग्री भी होते हैं। तो इन तीनों टाइप के एल्कोहल में हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए ये इस कार्बन पे कौन है OH है, तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसके पास वाला कार्बन कौन सा है बीटा है, इस पे क्या अवेलेबल है H अवेलेबल है। तो यहाँ प्रेजेंस किसकी ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की ले रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर जो होगा वो होगा 433 to 443 केल्विन टेम्परेचर में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो होगा क्या अल्फा कार्बन से तो OH माइनस और बीटा कार्बन से H प्लस रिमूव होगा, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और वाटर का फॉर्मेशन होगा। और जब आपको पता है यहाँ से OH माइनस रिमूव होगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा प्लस आएगा, यहाँ से H प्लस रिमूव होगा इस पे चार्ज क्या आएगा माइनस आएगा, और प्लस माइनस आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड, और इस टाइप से यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है।
अब इस रिएक्शन का जब मैकेनिज्म में देखते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, तो आपको पता है कार्बोकेटाइन 3 टाइप्स के होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आपको ये भी पता है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, इनका स्थायित्व का क्रम क्या होता है। तो आपको पता है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसका मतलब 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसका मतलब 3 डिग्री ज़्यादा बनेगा। और 3 डिग्री किससे बनता है, 3 डिग्री एल्कोहल से बनता है, तो इसका मतलब 3 डिग्री वाला एल्कोहल जल्दी से रिएक्ट करेगा और इस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब हुआ इस रिएक्शन के लिए 3 डिग्री वाला एल्कोहल जो है मोर एंड मोर रिएक्टिव है। तो आप एल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्कोहल की, तो 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री की कंपेरिजन में, और 2 डिग्री क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री एल्कोहल की कंपेरिजन में। तो इस टाइप से आप इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। अब देखिए जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा ये आपका है 1 डिग्री एल्कोहल, तो इसमें सिंपल सी बात है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा से क्या हो रहा है H, अल्फा से क्या हो रहा है OH, बाहर निकला वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ CH2 क्या आ गया, डबल बॉन्ड बन के इसका नेम क्या होता है, इथीन। इथीन मतलब 2 यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एथ प्लस इन, इथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर वही कैटलिस्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम यहाँ पे ले रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर टेम्परेचर में देखा था अभी 443 केल्विन टेम्परेचर आपको यूज करना है। अब देखिए 1 डिग्री एल्कोहल वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब 2 डिग्री एल्कोहल जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा टेम्परेचर का फर्क आ गया। तो बाकी इतना एग्जाम में इतना टेम्परेचर का आपको वेरिएशन नहीं करना है, आपको जनरली याद रखना है 443 केल्विन टेम्परेचर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई इसके प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए कि यहाँ है बात करें 2 डिग्री एल्कोहल की, तो अब देखिए ये जो OH जहाँ पर है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा। अब यहाँ बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। अब देखिए दोनों बीटा कार्बन से H का एलिमिनेशन हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ 1 डिग्री में तो एक ही बीटा कार्बन था, तो यहाँ पर एक ही बीटा कार्बन से H निकलने की जो टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है ये वाला 2 डिग्री से लेस रहते हुए है। 2 डिग्री में क्या हो रहा है, देखो दो दो बीटा H है, यदि सपोज ये वाला H बाहर ना निकले तो ये वाला H बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के क्या होता है, यहाँ रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होती है 1 डिग्री की कंपेरिजन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और साथ में क्या बना, प्रोपीन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HOH रिमूव होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल में। तो 3 डिग्री एल्कोहल में देखिएगा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो एल्किन बन रही है ना, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो पॉसिबिलिटी है एल्किन बनने की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये वाला कार्बन अल्फा है जिस पे OH अटैच है, बताया भी था मैंने आपको। इसके पास वाला बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, यहाँ पे 3 बीटा जो कार्बन एटम और 3 बीटा कार्बन एटम पर क्या H भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या, तीनों टाइप के बीटा कार्बन से H की निकलने की टेंडेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री और 2 डिग्री की कंपेयर करें ना इस 3 डिग्री से, 3 डिग्री में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है H निकलने की। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बहुत जल्दी एलिमिनेट होता है। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर बहुत ही कम यूज आता है, 358 केल्विन टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन हो जाती है। इसका मतलब वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। तो 3 डिग्री एल्कोहल आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर एल्किन क्या बनेगी, ये बनेगी। अब देखिए यदि यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ से निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक ही एटम से H रिमूव करना है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है दिस इज ए 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। और ध्यान दें जब भी आप रिएक्शन लिख के आए तो IUPAC नेम या फिर कॉमन नेम जो भी यहाँ पे जरूर लिख के आए, क्योंकि अदरवाइज मार्क्स काट लेते हैं एग्जामिनर जो है। फिर आप कहते हो कि हमारे मार्क्स कम कैसे आए, हम तो 49 का करके आए थे, मार्क्स आए 30 आए, कोई 35 आए। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स आने का एक ही तरीका है, रिएक्शन ढंग से लिखें, नीचे इसका नेमिंग करें, साथ में मैकेनिज्म जरूर लिखें। मैकेनिज्म एग्जाम में पूछेगा नहीं आपको, तो आप बच्चों की तरह ये ना करें कि भाई 11th-12th में तो हमें पूछते नहीं थे तो हम लिखते नहीं थे, तो अब आप कॉलेज में आ गए हो तो कॉलेज में आगे मतलब आपका थोड़ा माइंड काम करना चाहिए और अच्छे से मैकेनिज्म को भी लिखें। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसकी बात करें मैकेनिज्म की, तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 डिसोशिएट होगा H प्लस साइन और HSO4 माइनस साइन में। ये तो हर रिएक्शन में ऐसा होता है, क्योंकि जहाँ भी H2SO4 काम आता है कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो वहाँ पर H प्लस HSO4 में ही डिसोशिएट होगा। अब ये H प्लस ही क्या करता है, रिएक्शन करता है, HSO4 का इतना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इस रिएक्शन के अंदर। अब क्या होगा, हमने कल भी डिस्कस किया था कि
जो लॉन पेयर को जब भी पॉजिटिव चार्ज दिखता है ना तो वो क्या करता है, इसको डोनेट करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लॉन पे डोनेट किया और यहाँ पर बन गया ये वाला, ये क्या है, प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल, मींस ऐसा एल्कोहल जिस पे प्रोटॉन ऐड हो चुका है। अब देखिए ओ पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया इस कंडीशन में। ओ पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी ईएन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ईएन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस सी पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये जो कार्बोकेटाइन है कौन सा, इथाइल कार्बोकेटाइन है। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल गया। अब ये जो बीटा है, ये बीटा है कार्बन, इससे क्या होगा, H माइनस के फॉर्म में फॉर्म होगा। जब यहाँ से H माइनस के फॉर्म में, सॉरी एच यहाँ पर क्या होता है, प्लस के फॉर्म में होता है, माइनस नहीं होता है, प्लस के फॉर्म में होता है, क्योंकि ओ एच माइनस बाहर निकला ना तो एच क्या निकलेगा, प्लस के फॉर्म में होगा। जब एच यहाँ पे प्लस के फॉर्म में निकला तो ये नेगेटिव क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इस टाइप से क्या बनता है, इथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो H प्लस बाहर निकला, ये वाला यहाँ वाला, ये इस H2SO4 से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, H2SO4 वापस बना लेता है। आपको पता है कैटलिस्ट के फॉर्म में है ना H2SO4। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि रिएक्शन को कैटलाइज ही तो करता है, वापस जैसा का जैसा था वैसा का वैसा क्या रिएक्शन के अंदर वापस रीजनरेट हो जाता है। इसके मास में, इसके जो केमिकल कंपोजिशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन आता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये रिएक्शन में एक रूल फॉलो होता है, सैटजेफ रूल। सेट-जेफ रूल, ओके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। एग्जाम में भी कई बार पूछते हैं कि सेट-जेफ रूल क्या है, ये कोई एग्जांपल दीजिएगा। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन सेट-जेफ रूल से ही होता है। इसमें देखिएगा, एल्कोहल के जो डिहाइड्रेशन के दौरान वो एल्किन ज़्यादा बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से मोर एंड मोर, अधिक संख्या में एल्काइल ग्रुप जुड़े हों। इसका मतलब अधिक प्रतिस्थापित एल्किन, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन जो होती है ज़्यादा अमाउंट में बनेगी। इसका मतलब ये है डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना एल्किन में, उससे ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। अब देखिएगा, आपको पता है एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में क्या होते हैं, सिस ट्रांस समावेता, ज्योमेट्री समावेता, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें मिलेंगे। तो सिस ट्रांस आइसोमर इसमें मिलते हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो उसमें क्या होता है, ट्रांस जो होता है वो आइसोमर ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। ट्रांस ज़्यादा अमाउंट में क्यों बनेगा, क्योंकि ट्रांस जो है ना उसमें जो क्या होता है कि जो सेम टाइप के ग्रुप होते हैं वो ऑपोजिट साइड में होते हैं। जब सेम टाइप के ग्रुप ऑपोजिट साइड में होते हैं तो उसमें रिपल्सन क्या होता है, कम होता है। रिपल्सन कम होने से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अभी थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि सिस ट्रांस का मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा इसमें आप समझिएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है और आपको पता भी है वैसे तो। देखिए, ये सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये देखिए, ये सपोज H है, ये यहाँ पर क्या है, CH3 है। ये हमने क्या किया, H किया, यहाँ पर क्या CH3 किया। एक आइसोमर ये है, इसी आइसोमर को हम इस टाइप से चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। सपोज ये लिया, अब यहाँ पे H की जगह हमने क्या किया, CH3 किया, ये हमने क्या किया, H किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ दोनों सेम टाइप के ग्रुप, ये क्या है, सेम साइड में है, इसको तो कहेंगे सिस आइसोमर। यहाँ दोनों सेम टाइप के ग्रुप क्या है, ऑपोजिट साइड में, इसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस में क्या होती है, दोनों सेम साइड का ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड में है, तो इसका मतलब यहाँ रिपल्सन क्या होता है, कम होता है। और जितना रिपल्सन कम होता है उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए ट्रांस इज मोर स्टेबल देन द सिस। तो आपको आइडिया हो गया ट्रांस स्टेबल ज़्यादा क्यों होता है। इसका मतलब इस रिएक्शन में यदि सिस ट्रांस आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी है तो ट्रांस आइसोमर ज़्यादा बनेगा, सिस कम बनेगा, क्योंकि ट्रांस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लिया गया, इट्स वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये, एग्जाम में कई बार इसको पूछते हैं। तो आप देख सकते हैं CH3 CH2 CHOH CH3, इसका सबसे पहले तो हम IUPAC नेम लिखेंगे। आपको पता है आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन 2 और नॉमेनक्लेचर में आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हमने जो इसका जो फर्स्ट क्लास थी एल्कोहल की, पार्ट जो 1 है, उसमें हमने नॉमेनक्लेचर भी बताया था मैंने आपको। तो आप यदि ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखें और वहाँ पर आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। और इसके बाद पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चल रहा है, तो आप सभी वीडियो को ढंग से देखिएगा। इसमें पूरा एल्कोहल को एक पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, सारे वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था इससे पहले वाला में, उसमें सारे वीडियो के लिंक मैंने डाल रखे हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हर रोज नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वरना क्या आप भूल जाओगे, आप देख नहीं पाओगे, है ना, सही बात है ना। अब देखिए
कि ये एग्जांपल आपका ब्यूटेन 2 ओल का है। सबसे पहले हम यहाँ पे कैटलिस्ट ले रहे हैं, तो अब क्या होगा कि ये अल्फा है, तो अल्फा से तो OH बाहर निकलेगा, आपको पता है। अब देखिए H यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, H यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, तो दो टाइप की एल्किन का फॉर्मेशन हो गया ना। अब आप दोनों टाइप की एल्किन को फॉर्म कर रहे हैं, फिर आप देखेंगे कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। जो स्टेबल ज़्यादा होगा वो क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। जो मेजर अमाउंट में होगा, जो स्टेबल कम होगा वो कम बनेगा, वो माइनर अमाउंट में होगा। आप देख सकते हैं, देखिएगा सपोज H यहाँ से रिमूव हुआ, तो OH तो यहाँ रिमूव हो रहा है, डबल बॉन्ड का ही तो आएगा। तो इससे पहली एल्किन कौन सी बनी, ये वाली बनी। अब आप देख सकते हैं इस एल्किन का नेम क्या है, ब्यूटवनीन। देखो नंबर 1 पे क्या डबल बॉन्ड है, ब्यूटवनीन। अब आप देखिए नेक्स्ट वाली, सपोज H यहाँ से रिमूव हुआ तो क्या होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये डबल बॉन्ड वाली एल्किन यहाँ बन गई। इसका नेम क्या है, ब्यूटवीन। अब आप देखिए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सेजेप ने क्या बोला था कि वो एल्किन ज़्यादा बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ज़्यादा नंबर्स में एल्काइल ग्रुप अटैच हो। इट मीन्स मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन विल बी द प्रीडोमिनेंट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से यहाँ एक ही एल्काइल ग्रुप है। यहाँ देखिए एक एल्काइल ग्रुप ये, एक एल्काइल ग्रुप ये। एल्काइल कौन सा इससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एल्काइल से मतलब है। और बाकी हम एल्किन का स्टेबिलिटी किससे देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन से, मतलब अतिसंयुग्मन से देखते हैं। अतिसंयुग्मन टॉपिक आपने पढ़ रखा है, बाकी फिर भी आपको दिक्कत हो तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, मैं आपको अतिसंयुग्मन टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। बाकी इसमें हाइपर कंजुगेशन का टॉपिक हमारे इस चैनल पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। हमारे स्टार्टिंग में वीडियो डाले हुए हैं हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस के बारे में। आप सभी वीडियो को आप ढंग से देखिएगा, आपको हाइपर कंजुगेशन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन से यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, तो ये वाले स्टेबल ज़्यादा, तो ये बनेगा मेजर, ये बनेगा माइनर। ये बनता है 80%, ये आपका बनता है 20% बनता है। अब देखिए ये ज़्यादा बन रहा है, तो इसको हम यहाँ लाएंगे। अब यहाँ पर दो टाइप के आइसोमरिज्म है, सिस और ट्रांस। आप देख सकते हैं सिस और ट्रांस, क्योंकि यहाँ पर दो कैटेगरी ऐसी बनेगी, एक बार तो दोनों CH3 क्या होंगे, सेम साइड में आएंगे, एक बार दोनों CH3 क्या आएंगे, ऑपोजिट साइड में आएंगे। ये देखिएगा सेम साइड में सिस, ऑपोजिट साइड में इसमें क्या हो गया, ट्रांस। तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो ट्रांस वाला क्या बनता है, ज़्यादा बनता है। तो ये बनता है 80 में से ये 70, ये 10, ये बाकी क्या रहेगा 20% रहेगा। तो ये था डिहाइड्रेशन के बारे में, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आप पे क्या एल्कोहल को आप चेंज कर करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना इसमें। आपको जो अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन से OH बाहर निकालना, उसके बाद जो बीटा कार्बन से H को बाहर निकालते जाओ और आप एल्किन बनाते जाओ। जो स्टेबल है वो ज़्यादा बनेगी बस। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम इसको सोल्व कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम से पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर ये अल्कोहल है आपका, अल्कोहल देखो कौन सा है, सबसे पहले देखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये CH2OH है, जिसमें CH2OH ग्रुप आपको दिख रहा है वो अल्कोहल 1 डिग्री होता है। इसका नेम क्या है, देखो ये 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। इसका एक और नाम है नियोपेंटाइल एल्कोहल। बात समझ रहे हो, नियोपेंटाइल एल्कोहल या फिर 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं इसको हम। अब सबसे पहले क्या होगा, वही H2SO4 कैटलिस्ट के रूप में हम यूज कर रहे हैं। ये ब्रेकडाउन होगा H+ और HSO4- में, तो सबसे पहले H+ आपको मिला। अब ये क्या करेगा, लोन पेयर को H+ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर लोन पे डोनेट करेगा। इसी लोन पे डोनेट किया तो यहाँ पर क्या बना, प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल। मीन्स जो एल्कोहल था उसमें क्या हो गया, प्रोटोन ऐड हो गया। अब जब एल्कोहल में प्रोटोन ऐड होता है तो प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल या फिर प्रोटोनीकृत एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब O पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और आपको पता है O पर चार्ज पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं होता इस ऑक्सीजन से। तो क्या होता है, यहाँ से इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और अपने पास खींचता है। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, इस पर चार्ज आ जाता है प्लस। आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्लस चार्ज लिया है। ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, देखो 1 डिग्री है। आप देख रहे हैं इस कार्बोकेटाइन को 1 डिग्री क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है वो ओनली एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री बोलेंगे। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि कार्बोकेटाइन में होता है रीअरेंजमेंट, मतलब पुनर्विन्यास वाली प्रोसेस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1 डिग्री से 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री से 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री, मतलब कम स्थायी कार्बोकेटाइन से अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो वो ऐसा होगा, इसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट। ऐसा कैसे होता है, या तो H-, ध्यान दीजिएगा, या तो H- या फिर क्या होगा CH3-, इनका ट्रांसफर होता है। इनके ट्रांसफर से यदि मान लीजिएगा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की टेंडेंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। और ये मोर स्टेबल वाला लास्ट जो कार्बोकेटाइन बनता है उससे ही क्या बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप देखिए
इस प्लस वाले के पास में ये कार्बन है, इस कार्बन सारे के सारे कौन से CH3 ग्रुप अटैच है, इसका मतलब H माइनस तो ट्रांसफर होगा नहीं, ओनली CH3 माइनस होगा। अब आपने एक CH3 माइनस को ट्रांसफर यहाँ किया तो इससे स्पीशीज कौन सी बनी, ये। अब आप देख सकते हैं इस पे जो प्लस चार्ज है वो वाला चार्ज, प्लस वाला कार्बन जो है 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसका मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन ही फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, आप देख सकते हैं अब ये वाला H यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। अब देखो यहाँ वाला H, यहाँ वाला H, ये चाहे रिमूव है तो इससे प्रोडक्ट जो बनेगा सेम बनेगा, लेकिन यहाँ वाला इससे क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ से H को रिमूव करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, H रिमूव होगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये वाला आ जाएगा। यदि आपने यहाँ से रिमूव किया तो ये वाला बना, क्योंकि जब यहाँ से रिमूव H होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो ये वाला बना। अब आप दोनों में देखिए कौन सा स्टेबल ज़्यादा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़िए, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो गया। अब यहाँ देखिए आपको एल्किल ग्रुप ज़्यादा कहाँ है, अब ये तो यहाँ तो एल्किल ग्रुप है नहीं, एक एल्किल ग्रुप ये, एक एल्किल ग्रुप ये, कितने हुए, 2 एल्किल ग्रुप। इसके बाद देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप है, तो 3 एल्किल ग्रुप ज़्यादा हुए ना, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब अधिक एल्किल ग्रुप जो यहाँ पे अटैच होंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, वो वाला ज़्यादा स्थायी होगा, तो वो बनेगा मेजर। ये तो बनता है मेजर, ये क्या बनता है, माइनर बनता है। तो इस टाइप से आप किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट को फॉर्म करोगे तो बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा, क्या होगा। उसके लिए आपको 2-3 चीज़ पढ़ लीजिएगा आप। सबसे पहला तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्राणिक प्रभाव, दूसरा रेजोनेंस अनुनाद, एक तीसरा हाइपर कंजुगेशन। ये 3 इफेक्ट जो ऑर्गेनिक में बहुत काम आते हैं, रिएक्शन में काम आते हैं। तो इन तीनों, ये यदि आपके क्लियर है तो आप अच्छे से इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है, इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, जो उसमें आपको शो हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा, आराम से कॉपी पेन चलाइएगा, क्योंकि कॉपी पेन चलाओगे तभी माइंड में आएगा। इससे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने से पता नहीं चलती है, जब आप कॉपी पेन चलाओगे, लिखोगे, थोड़ा टाइम दोगे, तभी तो होगा ना, तब आपके माइंड में आएगा। क्योंकि मैथ हम क्या कैसे करते हैं, मैथ को कैसे पढ़ते हैं, लिख लिख के पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करके। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आप इसमें देख लेना, कर लेना, बाकी में आपको इसमें पूरा दिख रहा है नोट्स के फॉर्म में। तो आप इसमें क्या इनकी स्क्रीनशॉट लेके PDF बना सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, चाहो तो लिख भी सकते हैं नोट्स को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल की डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। अभी आपने जो टेम्परेचर लिया था वो था 443 केल्विन टेम्परेचर, और ध्यान दीजिएगा एल्कीन का जब आपको फॉर्मेशन करना है तो आपको 443 केल्विन टेम्परेचर ही काम में लेना पड़ेगा। दैट इज द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अब देखिए यहाँ पर 4 डिफरेंट टेम्परेचर लेंगे। पहला आपका टेम्परेचर 373 केल्विन। अब देखिए 373 केल्विन टेम्परेचर मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो इसमें सिंपल सा बात है, आपने ये H2SO4 लिया तो H2SO4 खुद यहाँ से रिएक्शन करेगा। तो ये H2SO4 है, देखो, तो ये एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल एक H2SO4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, एल्कोहल का OH और एसिड का H। ये एल्कोहल का OH, एसिड का H। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये हो गए फॉर्म। इसके बाद क्या, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच होगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको बोलेंगे डाई इथाइल सल्फेट। क्या बोलेंगे, डाई इथाइल सल्फेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये सल्फेट आयन है, 2 इथाइल आगे, डाई इथाइल सल्फेट बोलते हैं। क्योंकि देखो आप इसको बोलते हो ना कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इस टाइप से सोडियम को हटा के आपने ये यूज कर लिया। अब 2 इथाइल, 2 लिखना पड़ेगा डाई, तो डाई इथाइल सल्फेट लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 373 केल्विन टेम्परेचर पर ये बनता है। ये इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक तो ईथर वाला, एक आपके एल्कीन वाला, ये 2 इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अब देखिए 383 केल्विन टेम्परेचर, आपने थोड़ा सा 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया आपने, तो क्या होगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल तो एल्कोहल है, एक मॉलिक्यूल के यहाँ पर H2SO4 का रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, यहाँ से एल्कोहल से OH, H2SO4 से H प्लस बाहर निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है वो है 413 केल्विन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है, एक 413 केल्विन टेम्परेचर, और एक हमने क्या देखा था, वो वाला देखा था, कौन सा वाला, ये 443 केल्विन टेम्परेचर। अब यहाँ जब रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, देखिए पहली जो रिएक्शन है ना, ये पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं कौन सा वाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिना के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए
इसमें क्या सिंपल सा है कि सबसे पहले क्या होगा, एक एल्कोहल H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप से H2O का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद देखिए क्या होगा, ये H2SO4 वापस है ना, ये वाला इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट वापस एल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। इससे क्या होगा, ये इस टाइप से फॉर्म होगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4 वापस बन जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ कनेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, इथॉक्सी इथेन। क्या बनेगा, इथॉक्सी इथेन। ये वाला कौन सा, CH3 ग्रुप आप लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप से ईथर बनता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो एल्कोहल मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, 413 केल्विन टेम्परेचर है। कुछ नहीं करना, एक एल्कोहल से H निकाल लीजिएगा, दूसरे वाले एल्कोहल से OH निकाल लीजिएगा, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। तो ये इथॉक्सी इथेन है। ईथर का नॉमेनक्लेचर मैं आपको कराऊंगा जब ईथर पढ़ाऊंगा तब, बाकी आपको वैसे पता तो होगा, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ईथर जब पढ़ेंगे ना तब नॉमेनक्लेचर कर लेंगे इसका ढंग से। इसके बाद सेकंड जो है वो आपका एलुमिना के साथ, एलुमिना के साथ भी हम करवाते हैं जो इसका डिहाइड्रेशन, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था ना कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट निर्जलीकारक पदार्थ में एलुमिना भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पहला है 513 केल्विन टेम्परेचर पर। इसमें क्या होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर मीन्स अंतर आणविक दो मॉलिक्यूल होंगे ईथर के, तो आपको पता है, सॉरी, दो मॉलिक्यूल होंगे अल्कोहल के, तो इससे क्या बनेगा, ईथर ही बनेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 413 केल्विन टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में वो हमने ईथर ही तो बनाया था। दो मॉलिक्यूल जब मिल गए ना अल्कोहल के तो ईथर ही बनेगा। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का और कैटलिस्ट से तो क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ईथर का फॉर्मेशन होगा 513 केल्विन टेम्परेचर पर। वही सेम रिएक्शन दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के लिए, एक से OH एक से H बाहर निकलेगा, कैटलिस्ट यहाँ पे ये है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए नंबर सेकंड इसका जो है 633 केल्विन टेम्परेचर। 633 केल्विन टेम्परेचर में क्या होता है, देखिए यहाँ पर अंतः आणविक मीन्स इंट्रा मॉलिक्यूलर मीन्स एक ही मॉलिक्यूल में से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इससे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि अभी हमने थोड़ी देर पहले 443 केल्विन टेम्परेचर पर H2SO4 के साथ लिया था ना, तो वही रिएक्शन यहाँ पर, बस यहाँ क्या है, एल्यूमिना है और इसमें टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन, ये क्या है, अल्फा कार्बन, OH यहाँ से निकला, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ से बन जाएगा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए ईथर बनने की जो टेंडेंसी वो है क्रियाविधि मैकेनिज्म जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल से आपने ईथर कैसे बनाया। देखिए हमने कल डिस्कस किया था, मीन्स हमने जो लास्ट वीडियो था ना, इससे पहले वाला वीडियो, उसमें डिस्कस किया था हमने SN1 SN2 के बारे में। सिंपल सा डिस्कस किया था कि SN1 में बनता है कार्बोकेटाइन, SN2 में बनता है ट्रांजिशनल स्टेट। SN1 जो क्या यूनिमोलिकुलर है, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन में, जो रेट जो डिटरमाइनिंग स्टेप में। SN2 में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। और जो SN1 की जो बात करते हैं ना, तो वहाँ पे देखिएगा 3 डिग्री वाला एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव था, SN2 में क्या है 1 डिग्री वाला एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव था, जो हमने डिस्कस किया था कल, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर पहले बात करते हैं SN1, उसके बाद बात करेंगे SN2 की। तो SN1 में आपको पता है बनता क्या है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम ईथर कैसे बनाते हैं SN1 में, देखिएगा इसको। सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका H2SO4 है वो डिसोसिएट होगा H प्लस में HSO4 माइनस में। तो आपको पता ही इसके बारे में कोई खास बात है नहीं, क्योंकि अपन बहुत सारे रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब एल्कोहल मॉलिक्यूल आया H प्लस के पास, इसको दिखा कि H के पास प्लस चार्ज है, इसको लोन पे डोनेट करते हैं। इसने लोन पे डोनेट किया तो क्या बना, ये वाला, दिस इज ए प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल या प्रोटोनेटेड एल्कोहल, जिसमें एल्कोहल में प्रोटोन ऐड हो गया। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप पे, ये तो फर्स्ट स्टेप है। अब नेक्स्ट में देखिएगा कि जो आपका ये प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल बना, उससे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, क्योंकि ऑक्सीजन के पास चार्ज आ गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास चार्ज आया पॉजिटिव, तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है और ये यहाँ RO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इससे क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ये देखो स्लो स्टेप RDS। इस स्टेप में ओनली एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो कार्बोकेटाइन बना वो दूसरे वाले एल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। तो आपको पता होगा ये जो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है फ्रंट साइड से, मैंने बताया भी था कल आपको कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो होता है फ्रंट साइड से अटैक करता है। तो अटैक करने से ये बना। अब इसमें क्या होगा, ये वापस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर क्यों होंगे, क्योंकि O पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, EN इसकी ज़्यादा होती है, इससे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए क्या बनेगा, H प्लस बाहर निकलेगा ये वाला। अभी H प्लस क्या करेगा, इस HSO4 माइनस से रिएक्शन करके वापस क्या बना लेगा, H2SO4। इस टाइप से आपका ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है SN1।
तो SN1 में क्या है, सिंपल सा हुआ है कि पहले कार्बोकेटाइन बनाया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, दो एल्कोहल मॉलिक्यूल है, एक एल्कोहल मॉलिक्यूल जो क्या करता है, रिएक्टेंट की तरह कार्य करता है, दूसरा वाला एल्कोहल मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म आपको पता ही है, सिंपल सी बात है। इसमें बनता क्या है, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा ट्रांजिशनल स्टेट, संक्रमण अवस्था बनती है कि यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग दोनों क्या होता है, साथ साथ। पहला स्टेप सेम होगा कि जो पहले वही है ना, तो HSO4 था ना, HSO4 ने क्या किया था, सबसे पहले H+ दिया और साथ में क्या दिया, HSO4- दिया। ओके, इसके बाद ये H+ यहाँ आया, इसने इसको लोन पेयर दिया तो बना है प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल। इसके बाद क्या होता है, पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना नहीं है, आपको मैंने बताया भी था कल कि पहले इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, बॉन्ड का ये ब्रेकिंग और ये तो बॉन्ड का ब्रेकिंग, ये बॉन्ड का फॉर्मिंग दोनों साथ साथ होता है। अब देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर से ट्रांसफर होने की टेंडेंसी हो रही है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इससे क्या बनेगी, ये वाली बनेगी TS, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना, ध्यान रखिए दोनों बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड भी, ये बॉन्ड भी, ये बॉन्ड टूटने के कगार पे, ये बॉन्ड बनने के कगार पे, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से तो क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, अब ये बनेगा ये वाला, ठीक है। अब ये बन गया, ये प्रोटोनाइज ईथर बन गया। अब इससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव है, इससे बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इससे क्या H+ बाहर निकला और ये क्या बना, ईथर बना। तो ये H+ क्या करेगा, इस HSO4 से रिएक्शन करके वापस H2SO4 का फॉर्मेशन कर देगा। इस टाइप से हमने देखा कि ईथर कैसे बनता है 413 केल्विन टेम्परेचर पर, जो भी मैंने बनाया था ना कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेके। तो हमने डिहाइड्रेशन को एक पूरा डीपली पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पे इसमें हमने सेटजेप रूल को भी फॉलो किया था। तो ये था आज की क्लास के बारे में, और देखते रहिए इस वीडियो को, अच्छे से समझिएगा। और फिर भी आपको क्वेरी है, कोई टॉपिक्स आपको यदि समझना है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक के लेके हम वीडियो लेके आएंगे। और देखते रहिएगा केमिस्ट्री प्लस एकेडमी, और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।